डिप्लोमा के सेकंड सेमेस्टर में जो अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड है उसमें आज हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। अभी तक हमने आपको सर्किल चैप्टर के लगभग 2 वीडियोज़ के माध्यम से लगभग 30 क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। पूरा एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया था। और जो सर्किल चैप्टर है, अगर आप लोग उसको पूरा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग चैनल पे जाके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में ओपन करिएगा। वहाँ से आप लोग सर्किल चैप्टर का सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से देख पाएंगे। आज हम देखेंगे अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो अगला चैप्टर है। अगला चैप्टर आपका यहाँ पे है अंतरिक्ष में बिंदु। कौन सा चैप्टर है आपका? अंतरिक्ष में बिंदु। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे और उसके पहले आपको हम फार्मूले बताएंगे। इस चैप्टर के जितने भी फार्मूले इस चैप्टर में आपके यूज होने वाले हैं उसको बताएंगे। तो चैप्टर है द पॉइंट इन स्पेस, अंतरिक्ष में बिंदु। यह चैप्टर भी अगर आप लोग पूरा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, सभी फार्मूले का डेरिवेशन जानना चाहते हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड नेम से प्लेलिस्ट है उसको ओपन करिएगा। सभी चैप्टर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जितने भी अंतरिक्ष में बिंदु चैप्टर से क्वेश्चन बने हैं उनका प्लेलिस्ट जो है या वो जो सब वीडियो हैं उनका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग ओपन करके जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़े छोटे छोटे फार्मूले हैं उनको देखते हैं। जितने भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे हैं, जितने भी आपके सिलेबस में एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं, वो सभी खास तौर पे आपके जितने भी आपके फार्मूले हैं उस बेस पे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे, सबसे पहले आप लोग सभी चैप्टर के फार्मूले को आसानी से लर्न कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग पूरा पढ़िएगा। फार्मूले को हम एक बार फिर से रिपीट करवा देते हैं, बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए। देखिए सबसे पहले आपको तो अंतरिक्ष में बिंदु में आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में जानना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट के बारे में जानना पड़ेगा कि ये सब क्या होती हैं। आपको पता ही है एक्स वाई जेड एक्सिस होती हैं, आपको पता है, ठीक। लेकिन अगर कहीं पे आपको एक्स डैश मिल जाए, वाई डैश मिल जाए, जेड डैश मिल जाए, ठीक, तो ये सब जो है निगेटिव को रिप्रेजेंट करेंगी, ये उसके विपरीतार्थक को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक ना। तो अभी इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको अष्टक के माध्यम से मिलने देखने को मिलेंगे, तो इसको भी हम बताते हैं। तो देखिए अष्टक, अष्टक से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं जो ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। इसमें आपके अष्टक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए जो भी आपका कोऑर्डिनेट्स है उसको 8 भागों में यहाँ पे बांटा गया है। ये सब हमने आपको पढ़ाया है, जहाँ विस्तार से हमने पढ़ाया था, चैप्टर सॉल्व कराया था, ठीक ना। तो देखिए 8 भागों में बांटा है, ठीक। तो सबसे पहले आपके यहाँ दिख रहा होगा एक्स वाई जेड, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा जा रहा है, ठीक ना, और दिया भी है। देखिए एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस और एक है जेड एक्सिस, इतना दिया है। एक पॉइंट ओ मान लिया। ज्यों ही आपने ओ माना तो एक बार आप ओ एक्स वाई जेड लगेंगे। अगर ओ एक्स वाई जेड लिखा है इसका मतलब जितने भी आपके निर्देशांक हैं सभी पॉजिटिव रहेंगे। उसी प्रकार से ओ एक्स डैश वाई जेड है तो वहाँ पे एक्स नेगेटिव रहेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे एक ग्राफ में दिखाया गया, एक तालिका में लिखा गया है। देखिए अष्टक आपके एक्स वाई जेड यहाँ निर्देशांक लिख दिया गया है। जब आपका ओ एक्स वाई जेड जो भी निर्देशांक रहेगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्स का निर्देशांक क्या होगा, एक्स पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो एक्स में देखिए आपका पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव, जेड भी पॉजिटिव, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में सभी पॉजिटिव रहेंगे। अगर कहीं पे लिख दिया गया है ओ एक्स डैश वाई जेड, देखिए जब भी एक्स वाई जेड किसी के ऊपर डैश आ गया इसका मतलब वह निगेटिव है, ठीक। तो सबसे पहले एक्स है तो एक्स डैश है तो पहला वाला निगेटिव हो जाएगा, वाई जेड दोनों प्लस हैं, डैश नहीं है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार से थर्ड कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ओ एक्स वाई डैश जेड है, तो हमने बताया भी जिसके ऊपर डैश रहेंगे उसको निगेटिव लिखना है, अर्थात एक्स की जगह आपका पॉजिटिव हो गया, वाई वाला निगेटिव हो गया, जेड जो है डैश नहीं है तो यह भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार से फोर्थ कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो इसमें ओ एक्स वाई जेड डैश है तो मान लीजिए जेड वाला ही आपका निगेटिव होगा। उसी प्रकार अगर हम फिफ्थ कोऑर्डिनेट्स की बात करें, पांचवें भाग की बात करें, तो ये आपका होता है ओ एक्स डैश वाई डैश जेड, अर्थात केवल जेड वाला पॉजिटिव होगा और सभी आपके निगेटिव रहेंगे। अगर हम सिक्स भाग की बात करें तो इसमें लिखा है ओ एक्स वाई डैश जेड डैश, तो इसमें आपका ओनली एक्स वाला पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव रहेंगे क्योंकि डैश है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा वो दे देगा कि 5 6 -7, इसका अष्टक लिखिए। तो यह यक्स है 5, तो यक्स ओ को पहले लिखेंगे, फिर यक्स हो गया, वाई हो गया, जेड वाला निगेटिव है तो जेड डैश लिख देंगे, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक ना। अभी आपको हम आगे बताएंगे जब
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराएंगे। इसी प्रकार से 7 वाला देखेंगे तो ओ एक्स डैश वाई डैश निगेटिव है तो एक्स वाला निगेटिव, वाई वाला। 8वें में एक्स वाई तीनों निगेटिव है तो तीनों निगेटिव। तो इसको आप लोग पूरा अच्छे से लिख लीजिए, रट लीजिए, स्क्रीनशॉट भी रख लीजिए, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। तो इन सभी को ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला आपका आता है त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करने के लिए। यहाँ से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बने हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। तो केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना रहेगा। आपको 3 पॉइंट दिए रहेंगे, 3 निर्देशांक दिए रहेंगे, इसके शेष दिए रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी में दे दिया x1 y1 z1, मतलब 1 2 3 दे दिया, बी वाले में दे दिया 4 5 6 दे दिया, सी वाले में दे दिया 7 8 9 दे दिया। यही 3 आपके पॉइंट दे दिए जाएंगे। कहेगा इसका निर्देशांक या केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करिए। तो सिंपल फार्मूला यही है कि सबके बट्टे में 3 रहेगा और एक बार x1 x2 x3 को जोड़ेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। उसी प्रकार से y1 y2 y3 को जोड़ लेंगे बाई 3। इसी प्रकार z1 z2 z3 को जोड़ लेंगे बाई 3। बस तीनों जोड़ के बट्टे 3 कर देना है। इसी प्रकार से आप लोगों का त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक आसानी से निकाल लेंगे। अगला आपका जो मेन फार्मूला है वो है दिक् कोण तथा दिक् कोज्या। क्या है? दिक् कोण तथा दिक् कोज्या। ध्यान रहे आपको, दिक् कोण और दिक् कोज्या का डिफिनेशन भी आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर में। ओके, तो इसको समझाते हैं पहले। दिक् कोण अर्थात दिक् कोज्या आपका होता क्या है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई आपकी रेखा है, उसे ए भी मान लिया है। वह आपका जो आपका कोऑर्डिनेट बन रहा था वह ओ एक्स वाई ओ जेड से धनात्मक दिशा की ओर, धनात्मक किस में थे? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में थे। धनात्मक दिशा की ओर क्रमशः अल्फा बीटा और गामा कोण बना रही है। तो ये कोण जो है वह सरल रेखा के दिक् कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? दिक् कोण। ध्यान रहे, जो आपके अल्फा बीटा गामा कोऑर्डिनेट के धनात्मक दिशा की ओर अगर कोण बनाते हैं और वह कोण मान लिया हमने अल्फा बीटा गामा है, तो वही जो कोण बन रहे हैं अल्फा बीटा गामा, वही उस सरल रेखा का दिक् कोण कहलाएगा। आप लोग इसे फिगर से भी रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, जो अभी ऊपर ग्राफ आपका बना था। और ग्राफ कौन सा था? ग्राफ आपका ये फर्स्ट वाला ग्राफ बना दीजिएगा। लेकिन आपको वहाँ बनाना तो है नहीं, ओनली आपको टिक करना है, ठीक ना? तो ग्राफ आप मत देखिए, बस डेफिनेशन रट लीजिए। और यहीं पे देखिए, इन कोणों की जो कोज्याएं होती हैं, कोज्या मतलब क्या होता है? कोज्या मतलब क्या होता है? जिसे आप कोसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोसाइन बोलते हैं। ये क्या होता है? तो इसका कोज्या जो है यल बराबर कास अल्फा होता है, एम बराबर कास बीटा होता है, एन बराबर कास गामा होता है। इन सबको रट लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इनकी कोज्या इतना है तो इनका दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए, इनका दिक् अनुपात इतना है तो इनकी कोज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, दिक् कोज्या हम बताते हैं क्या होता है। दिक् कोण आपको समझ में आ गया होगा। दिक् कोज्या क्या कहलाती है? दिक् कोज्या आपके क्या कहलाती हैं? जो कोण बनते हैं, जो कोण आपके बन रहे हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा आपके कोण बन रहे हैं, इन्हीं की जो कोज्याएं, अर्थात कोज्याएं का मतलब कोसाइन, इन्हीं की जो कोसाइन होती हैं, अर्थात कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा, इसी को हम दिक् कोज्याएं बोलते हैं। और इन्हीं को हम कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा को एल एम और एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। अगला पूछ लेगा कि दिक् अनुपात क्या होता है। दिक् अनुपात क्या होता है? तो इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो दिक् अनुपात क्या होता है? जो आपकी दिक् कोज्याएं होती हैं, उनके मानों में जो दिक् कोज्याएं होती हैं, उनकी जो वैल्यूज होती हैं, उनकी जो अनुपातिक संख्याओं की रेखा होती है, वही दिक् अनुपात कहलाती है। अर्थात सीधे देख लीजिए, यदि एल एम एन ये दिक् कोज्याएं हैं, किसी सरल रेखा की दिक् कोज्याएं हों, ठीक, तो कोई 3 संख्याएं ए बी सी इनके समानुपाती हों, अर्थात जो दिक् कोज्याएं होती हैं, अर्थात एल एम एंड एन होती हैं, और हमने कोई अलग 3 संख्या मान लिया जो इनके समानुपाती हो, तो उसी को सरल रेखा का दिक् अनुपात कहते हैं। अर्थात इसे हम लिख सकते हैं एल बाई ए, एम बाई बी, एन बाई सी। ये हो गए आपके दिक् अनुपात। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, दिक् कोज्या दिया रहेगा, कहेगा दिक् अनुपात निकालिए। तो इस प्रकार से आप लोग निकालेंगे। अभी हम आपको आगे बताते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बार बार पूछा जाएगा आपसे, एग्जाम में पूछा भी जाता है, वैसे भी पूछा जाता था पहले भी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब एग्जाम में होता था। क्योंकि पहले तो आपको पता ही है,
प्रारंभ के 12 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ही होते थे, वन लाइनर होते थे, तो ये सब क्वेश्चन वहाँ पे भी पूछे जाते थे। तो हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऐसे लिख देगा, तो आप लोग लिखेंगे, ऑप्शन में दिया रहेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1, तो ये आपका सही रहेगा। इस फार्मूला को ध्यान में रख लीजिए कि दिक् को ज्याओं में जो संबंध होता है वो होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका पूरा डेरिवेशन भी हमने आपको बताया है। बस आप लोग एक प्लेलिस्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड है, उसको ओपन करिएगा, अंतरिक्ष वाले चैप्टर में जाइएगा, लगभग 100 वीडियो अवेलेबल हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की। वहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन डेरिवेशन पूरा अच्छे प्रकार से समझाया गया है, तो एक बार आप लोग विजिट जरूर करिएगा। अगला कह रहा है कि दिक् कोज्या और दिक् अनुपात में संबंध। दिक् कोज्या और दिक् अनुपात में संबंध, इसको ध्यान रखिए। यल मैंने आपकी दिक् कोज्याएं हैं और दिक् अनुपात यहाँ ऊपर क्या माना गया था, ABC। ध्यान रहे, अब क्वेश्चन जब आएंगे तो ABC लिखा है उसका मतलब दिक् अनुपात है, LMN लिखा है तो उसका मतलब क्या है, दिक् कोज्या है। इसमें जो संबंध होता है ठीक वो होता है, अगर दिक् अनुपात दे दिया है कहेगा दिक् कोज्या निकालिए, अर्थात LMN का मान निकालिए। तो L बराबर होगा प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसी प्रकार M बराबर B अपान हो जाएगा, N बराबर C अपान, सब वही फार्मूला लिख दिया जाएगा। तो अभी क्वेश्चन आएंगे, आप लोग घबराइएगा मत, पूरा हम सॉल्व कराएंगे आपको। अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इन सब को जरूर पढ़िएगा क्योंकि बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि दो बिंदु दिए गए हैं उनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करें। ठीक, मान लीजिए दो बिंदु जो हैं, एक को P मान लिया है, एक को मान लिया है Q। तो P के जो निर्देशांक हैं वह आपके x1, y1 और z1 हैं। उसी प्रकार से Q के निर्देशांक जो हैं वो हैं x2, y2 और z2। तो इनके बीच की दूरी हम निकालने के लिए फार्मूला यूज करेंगे पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग प्लस z2 माइनस z1 का होल वर्ग। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग निकाल लेंगे कौन सा फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यहीं पे एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी टाइप में ही, कोई मूल बिंदु से कोई बिंदु आपका P है जिसके निर्देशांक x1 y1 z1 है तथा दूसरा निर्देशांक x2 y2 z2 है। इसको m रेशियो n के अनुपात में एक बार अंतः विभाजित करता है, एक बार बाहर विभाजित करता है, किस पे, मूल बिंदु पे। तो जो निर्देशांक होगा, कोई निर्देशांक मान लिया r, इसका निर्देशांक क्या होगा, तो उसके लिए फार्मूला होता है। देखिए अब आप लोग कहेंगे यह निकालेंगे कैसे, तो निकालने के लिए x1 y1 z1 की वैल्यू दी रहेगी क्वेश्चन में, m और n की भी वैल्यू दिया रहेगा, x2 y2 z2 की भी वैल्यू दिया रहेगा। बस फार्मूला आपको लगाना है, अंदर वाले के लिए क्या होगा, बाहर वाले के लिए क्या होगा। तो अंदर वाले के लिए होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, nz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n, ये होगा आपका अंदर वाले के लिए। तो इस फार्मूले को लर्न कर लीजिए, आपसे ऑब्जेक्टिव टाइम में भी पूछ सकता है कि कोई पॉइंट दिए हैं m रेशियो n के रूप में विभाजित करते हैं, अंदर के लिए क्या होगा, बाहर के लिए क्या होगा। बाहर वाले में बस यहाँ बीच, चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, तो बोर्ड्स हो या जेनीट हो, पढ़ाई में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद इसको आपको अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लेना है। जब इजीली साइन अप कर लेंगे उसके बाद आपको जो क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो उस क्वेश्चन का पिक्चर लेना है या उसको टाइप करके सबमिट कर देना है, और जो फिलो ऐप है वह आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर आपको कनेक्ट कर देगा। वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। थैंक यू। So guys, it's that simple. If any question, just ask Philo. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। अगर आप लोग फिलो ऐप में एक्स्ट्रा 10% तक का डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए कोड को अप्लाई जरूर करें। तो यह m रेशियो n
वाला हो गया, इसमें एम और एन की वैल्यू दी रहेगी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन आपका रहेगा कि लेमडा का मान निकालना रहेगा। जब लेमडा रेशियो 1 के रूप में दिया रहेगा, ऐसा बार बार आपके क्वेश्चन में आएगा, लेमडा का मान निकालना रहेगा। जब लेमडा का मान पॉजिटिव आएगा तो वह आपका अंतर विभाजित करेगा, अगर लेमडा का मान निगेटिव आएगा तो वह आपका वह विभाजित करेगा। जैसे कि देखिए लिखा है, यदि बिंदु कोई आर है, वह रेखा किसी पी क्यू को लेमडा रेशियो 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो आर के निर्देशांक को आप निकालेंगे लेमडा x2 प्लस x1, इसमें 2 पॉइंट की बात की गई है। ठीक, अपॉन लेमडा प्लस 1, 3 पॉइंट की बात की गई जिसमें आपके जैसे एक्स वाई रहेंगे। ठीक, उसके बाद आपका x1 y1 रहेगा। ठीक, उसी प्रकार से आपका यहाँ पे x2 y2 रहेगा। ठीक, और यहाँ पे जेड की भी बात की गई है। तो मतलब क्वेश्चन आपका दिया रहेगा, वहाँ समझ जाएगा जब लेमडा रेशियो 1 है तो आर के निर्देशांक आप निकालेंगे कैसे। ओके, तो इसका फर्स्ट फार्मूला रहेगा लेमडा x2 प्लस x1 अपॉन लेमडा प्लस 1, लेमडा y2 प्लस y1 अपॉन लेमडा प्लस 1, लेमडा z2 प्लस z1 अपॉन लेमडा प्लस 1 से निकालेंगे। अगर लेमडा का मान पॉजिटिव आ गया तो वह रेखा को अंतर विभाजित कर रहा है, अगर निगेटिव आ गया तो आपका बाहर विभाजित करेगा। पॉजिटिव है तो अंदर, निगेटिव है तो बाहर। नेक्स्ट आपका फार्मूला कह रहा है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, अभी तक आप लोग बीच की दूरी देख रहे थे, लेकिन सरल रेखा के जब मध्य बिंदु के हम निकालेंगे निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, उसके लिए फार्मूला होगा, 2 पॉइंट दिए रहेंगे आपको, उसके लिए फार्मूला लगाएंगे आप लोग x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2। तो बार बार आपसे कह रहे हैं फार्मूले को आप लोग पूरा रट लीजिए, नहीं समझ में आता है तो रट लीजिए एग्जाम तक, उसके बाद मन करेगा तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आगे इन सभी का बहुत अधिक यूज नहीं है। आगे आपको वही सब अंक गणित आपको मिलेंगे, मतलब डिप्लोमा के बाद कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो ये सब आपको वहाँ बहुत नहीं मिलेगा। अगला आपका कह रहा है कि केंद्रक ज्ञात करने के लिए, तो केंद्रक ज्ञात करने के लिए हमने आपको अभी ऊपर बताया ही है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। ओके, फिर देखिए अगला आपका दिक् कोज्या, दिक् अनुपात, ये सब पढ़ना है आपको, तो इसको एक बार थोड़ा थोड़ा और बता देते हैं। थोड़ा थोड़ा दिया है दिक् कोज्या के बारे में। दिक् कोज्या के बारे में दिया है, यदि कोई रेखा एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष से क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, तो आपको पता ही है एल बराबर कास अल्फा, एम बराबर कास बीटा, एन बराबर कास गामा होती है, ये पता ही है आपको। यहीं पे एल एम एन किसी रेखा की अगर दिक् कोज्याएं हो तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, जहाँ एल एम एन इक्वल टू इतना दिया है। अब मेन जो आपका एक फार्मूला आता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्स अक्ष की दिक् कोज्या क्या होती है, तो ध्यान से रहे, जिस भी अक्ष की दिक् कोज्या पूछी जाएगी उसके लिए पहले 1 हो जाएगा, फिर 0 0 हो जाएगा। एक्स का पूछेगा तो एक्स की जगह 1, वाई पूछेगा तो 0 1 0, जेड पूछेगा तो 0 0 1। जैसे कि आपका यहाँ लिखा है, एक्स अक्ष की दिक् कोज्या 1 0 0, वाई की 0 1 0, जेड की 0 0 1। ओके, अब यहाँ पे और लिखा है, यदि पी क्यू की दिक् कोज्याएं एल एम एन है तो क्यू पी की दिक् कोज्याएं जो रहेंगी, देखिए पी क्यू है तो आपका दिक् कोज्याएं पॉजिटिव में है, लेकिन अगर यही क्यू पी हो गया तो जितनी भी दिक् कोज्याएं हैं वो सभी निगेटिव में हो जाएंगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। यहीं पे दिक् अनुपात के बारे में कुछ पॉइंट लिखे हैं, इसको भी देख लेते हैं। दिक् अनुपात आपका एल अपॉन ए बराबर एम अपॉन बी बराबर एन अपॉन सी के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा। आपको एल एम एन ए बी सी की वैल्यूज दी रहेगी। इसी में आपका अगला पॉइंट दिया है कि बिंदु ए जो है बी जो है, अर्थात x1 y1 z1 x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात, अर्थात दो रेखाओं को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात जो होता है वो होता है x2 माइनस x1 कामा y2 माइनस y1 कामा z2 माइनस z1। ये भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा। अभी हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कराने ही वाले हैं, जैसे ही थियरी आपका समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि दिक् अनुपात के पद में दिक् कोज्या कैसे ज्ञात करेंगे, अर्थात दिक् अनुपात दे दिया रहेगा, आप लोग दिक् कोज्या कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे ज्ञात करने के लिए आपको x2 माइनस x1 अपान दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा, y2 माइनस y1 अपान दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अर्थात 2 पॉइंट दिए रहेंगे उनके बीच की दूरी निकालेंगे पहले, फिर x1 y1 x2 y2 z1 z2 सबकी वैल्यू रखेंगे। ओके, अब यहाँ ये भी बराबर क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल वर्ग, ये सब अभी आपको हमने ऊपर बताया है। अब एक मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आने वाला है, दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए, कब वे लंब होंगी परस्पर, कब वे परस्पर समांतर होंगी, इनके लिए है।
तो यहाँ पे फर्स्ट आपका दिया है कि यदि दो रेखाओं के बीच का कोण अगर थीटा है तो उनकी जो दिक् कोज्याएं होती हैं, दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा है और उनकी दिक् कोज्याएं दिया है L1 M1 M1 L2 M2 N2, तो जो कोण होगा वो होगा cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ध्यान रहे कंडीशन दिया है कि बीच का कोण थीटा है, उनकी को दिक् कोज्याएं भी दी हुई है। इस कंडीशन में cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 आपकी होंगी। अगर यही रेखाएं जो हैं, अगर यही रेखाएं इसमें दो कंडीशन बन रही हैं, जो दो दिक्किज्यां हैं, अगर यही समानांतर हैं तो L1 अपान L2 बराबर M1 अपान N2 बराबर N1 अपान N2 होगा। पूछ लेगा क्वेश्चन में, दो रेखाएं दे देगा, कह देगा कि प्रूव करिए समानांतर हैं, तो समानांतर के लिए फार्मूला आपके सामने है, ऐसा फार्मूला रहेगा, आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर पूछेगा लंब की बात, अर्थात ये परपेंडिकुलर हैं आपस में, तो आपका होगा L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 का जो वैल्यू आना चाहिए वह 0 के बराबर आना चाहिए। ऐसा भी कंडीशन आपसे पूछा जाएगा कि अगर दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा है, उनकी दिक् कोज्याएं दी हुई हैं, तो वे कब परस्पर लंब होंगी, वे परस्पर समांतर कब होंगी, तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग रट लीजिए, फार्मूले हैं, ध्यान में रखे रहिएगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहिएगा। अब अगला है कि दिक् अनुपात दिया रहे, अगर अगर आपका दिक् अनुपात, ये तो हो गया आपका दिक् कोज्या दी थी तब, ठीक ना। तो ध्यान रहे, अगर बात करता है दिक् अनुपात, तो दिक् अनुपात को हमने बताया ABC के रूप में निकालते हैं। आपका इसमें दिक् अनुपात दिया रहे तो उस कंडीशन में जो थीटा निकल कर आता है cos थीटा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर निकलता है इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। फार्मूले से आप लोग cos थीटा का मान निकालेंगे। फिर दिक् अनुपात में भी कंडीशन होंगी, अगर वे समानांतर होंगे तो A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 होगा। परस्पर अगर लंब होंगे तो वही सब कंडीशन है, L M N की जगह ABC हो जाएगा, अर्थात A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का जो वैल्यू आएगा वो आपका 0 के बराबर आएगा। ओके, तो आप लोग सभी फ्रेंड्स को अपने बता दीजिए कि सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। सर्किल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समाप्त हो गया है, उसके दो पार्ट में हमने समाप्त किया था। आज आपका द पॉइंट इन स्पेस अर्थात उससे अगला चैप्टर स्टार्ट किए हैं, ये भी आपका कल समाप्त हो जाएगा। मतलब अब रेगुलर आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। अभी भी आपके पास लगभग 1 महीने का टाइम है, आपका पेपर 14 या 15 सितंबर को है, तब तक आप लोग इसे कई बार रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप लोग पढ़ना ही चाहते हैं तो रोज़ 2-2 घंटे लगाते हैं मैं, तब भी आप लोग पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन चैप्टर लगाने से कोई फ़ायदा है नहीं। आप लोग फार्मूले जितने भी हैं उसको कई बार रिवाइज करते रहें। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमने आज कंडक्ट नहीं किया है क्योंकि फार्मूले बताने थे, अगली वीडियो में क्वेश्चन बताया जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं जिसको यहाँ पे हमने कंडक्ट कर लिया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दो बिंदु दिया है 6 5 4 2 -7 -1, इनके बीच की दूरी ज्ञात करिए। अर्थात यहाँ पी क्यू नहीं ए बी का मान ज्ञात करना है। तो फार्मूला आपको हमने क्या बताया था, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग प्लस z2 माइनस z1 का होल वर्ग। तो यहाँ सभी पॉइंट दिए गए हैं, इन्हीं सबको पुट करेंगे। आपके क्वेश्चन जो है वह गलत था, यहाँ पे +1 होना चाहिए तभी आपका आंसर मैच करेगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता, लेकिन हमने इसको सही करके लगाया है, पूरा यहाँ +1 करके सॉल्व किया है, सब वैल्यू पुट किया है। x2 के वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 माइनस का चिन्ह लगा के x1 का वैल्यू 6 है तो यहाँ 6 कर दिया, इसका होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 तो y2 के वैल्यू -7 है, y1 के वैल्यू 5 है तो -7 -5 प्लस z2 माइनस z1 तो z2 के वैल्यू 1 है -4 स्क्वायर। टोटल सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 169 अर्थात यह आ जाएगा आपका 13 जब आ जाएगा तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका फर्स्ट क्वेश्चन में सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी रेखा के दिक् अनुपात 2 6 -9 हो तो उनकी दिक् को ज्ञात करिए। अब आपसे बता दें दिक् अनुपात को हमने बताया था ABC से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ABC 3 मान हो गया। अब आपको यहाँ पे L M और N की वैल्यू निकालना है, तो L बराबर क्या फार्मूला होता है, आप लोग इसको देख लीजिए, आगे हम सॉल्व करते हैं।
तो देखिए ए बराबर 2, बी बराबर 6 और सी बराबर 9 आपका दिया हुआ है। दिक् को हम निकाल रहे हैं तो एल बराबर होगा ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पी एम बराबर पी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन बराबर सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है, अपान में पुट करेंगे वैल्यू। बी की वैल्यू जो है 6 है, तो 6 अंडर रूट वाला मान निकालेंगे तो 11 आएगा। बस आप लोग सबका मान रखते जाइए, नीचे वाला सब सेम ही है, बट्टे सबके 11 हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। देखिए आपको एग्जाम में एक पेन और एक कागज़ तो रखना ही रखना है, बताया भी गया था जैसी गाइडलाइंस आई थी। तो क्या क्या गाइडलाइंस थी, अगर आप लोग नहीं वीडियो देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा, रिसेंट में ये वीडियो अपलोड की गई है। तो गाइडलाइंस क्या क्या थी वो सब पता ही है, तो कागज़ पेन रहेगा ही आपके पास, तो आप लोग पूरा सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि यक्स अक्ष की दिक् को ज्या ज्ञात करिए। क्या कह रहा है, यक्स अक्ष की दिक् को ज्या ज्ञात कीजिए। तो अभी अभी हमने आपको क्या बताया था, जिसकी दिक् को ज्या पूछे उसका जगह 1 और 3 अक्ष हैं तो 0 0। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। वाई का पूछता तो 0 1 0 होता, जेड का पूछता तो 0 0 1 होता, लेकिन एक्स का पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि एक सरल रेखा एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष से क्रमशः अल्फा बीटा गामा, यानी एक्स अक्ष से अल्फा बना रहा है, वाई अक्ष से बीटा बना रहा है, जेड अक्ष से गामा कोण बना रहा है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान क्या होगा। अगर यहीं दे दिया होता कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, अर्थात एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान निकालने के लिए, तो आप लोग डायरेक्ट 1 पे क्लिक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पूछा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 2 के बराबर होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या पता है, आप लोग जानते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। अभी आपको ऊपर हम जस्ट फार्मूले में ही बता के आए हैं, नहीं देखा आपने तो एक बार स्किप करके पीछे जाइए और पूरा देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पे सब लिखा गया है, cos स्क्वायर को साइन के फॉर्म में चेंज कर लीजिए, क्योंकि आपको साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा का मान चाहिए। चेंज कर लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा की जगह, इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। 3 हो जाएगा, एक जोड़ के 3 हो जाएगा। तीनों में माइनस 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 कॉमन कर लेंगे तो अंदर तीनों प्लस हो जाएगा, बाहर 1 है ही। 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो 1 में से 3 घटेगा तो -2 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अर्थात साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान आ जाएगा 2 के बराबर। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि एक सरल रेखा की दिक् को ज्याएं आपकी एल एम और एन है, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए डायरेक्ट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू, हमने अभी आपको लर्न कराया है, इक्वल टू होता है 1। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही बहुत हो गया। आज आपको फार्मूला भी बताया था। अब आपके लगभग इसमें 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 15 या 14 क्वेश्चन, जो कि आपको अगले वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस आप लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वीडियोज़ प्रोवाइड जब हम कर देते हैं तो आप लोग उसको शेयर कर दिया करें अपने सभी फ्रेंड्स के पास, उनको बता दें सीरीज स्टार्ट हो गई है और आपका पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग वीडियो शेयर जरूर करते रहें। धन्यवाद।